I'm Vaibhav Rawat, AIR 25 in this year's civil service examination. We are here at UPSC Time India to take your questions. I have a few questions with me. I'll answer them first and then you can ask your questions. So, the first question is about myself. Uh, See, I'm a computer science engineer. I graduated in from IIT BHU in 2017. Thereafter, उसके बाद I worked with Samsung Research Institute Bangalore. Then मुझे कुछ टाइम साउथ कोरिया में काम करा मैंने सैमसंग के अंदर. And then I came back to India and in July 2018 I started preparing for civil service examination. ये मेरा second attempt था और first attempt में मैंने इंटरव्यू दिया था पर मैं फाइनल लिस्ट से 30 मार्क्स शॉर्ट था. सेकंड क्वेश्चन भी यही है आपकी यूपीएससी जर्नी के बारे में बताइए. सो जैसे मैंने आपको बताया ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. और थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपकी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए. देखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम को आपको समझना होगा. द नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज़ दैट इट इज़ गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल. यू विल नॉट नो मोर देन 40-45 क्वेश्चंस. तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना होगा. फर्स्ट प्रिपरेशन शुरू होती है कि आपको जो 40-45 क्वेश्चंस कहाँ से पता चलेंगे. तो उसके लिए आपको बेसिक सोर्सेज पढ़ने होंगे जो कि हर कोई पढ़ता है. वो बुक लिस्ट आपको हर टॉपर के उससे मिल जाएगी. मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा. वहाँ से आप मैंने जो बुक लिस्ट फॉलो करी थी वो मिल जाएगी. मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड जिन लोग से आप शेयर करते हैं वो वाली बुक लिस्ट फॉलो कीजिए. उन्होंने जो पढ़ा वो पढ़िए क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन होंगे. और वहाँ से आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि साइंस एंड टेक एक ऐसा पार्ट था सिलेबस का जो कि मुझे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना था क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था. पर साथ ही साथ कुछ ऐसे सिलेबस के हिस्से थे जैसे फार्मिंग का हिस्सा हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उसमें मेरा मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की ज़रूरत थी, मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत थी. तो वो मैंने पढ़ा. तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों से वाली बुक लिस्ट देख लीजिएगा. जनरली प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी ऐसी रहती है कि आप बेसिक प्रिपेयर करें. जो आपने बुक पढ़ी आप उस पर टेस्ट दें और आप ये जानें कि आप क्या गलत कर रहे हैं. हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी हो सकता है आपको कोई चीज़ें याद नहीं हो. तो आप वो टेस्ट देंगे तो आपको याद हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या याद है, क्या समझ आया. और जो नहीं पता है उसे फिर से पढ़ें, बार-बार रिवाइज़ करें. कोई अंत नहीं है कि आप कितनी बार रिवाइज़ करेंगे, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आपको समय मिलता है, जितनी बार आप कर पाएँ उतनी बार आप याद करें. और उसके बाद जब फाइनल एग्ज़ाम के क्लोज़ आएँ तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें. देखो मेजर आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक सेट पैटर्न सा थोड़ा-सा रहता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से मिलेंगे. तो वो फ़ॉलो करने के लिए आपको फुल लेंथ टेस्ट देने ज़रूरी हैं. जैसे कि मैं अपने दोस्तों में और हम लोग ये बात करते थे कि जब 50 ओवर मैच है तो आप 20 ओवर का गेम क्यों खेलेंगे. तो आप सब्जेक्ट वाले टेस्ट सिर्फ़ आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्ट करने के लिए दें कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि आपका क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है. पर जब फाइनल एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जाए तो आप फुल लेंथ टेस्ट दें. 20 फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के. आपको मिल जाएंगे टेस्ट फ्री में अवेलेबल. दो वेबसाइट्स हैं upscpdf.com और freeupscmaterials.org. इन दोनों पर आप जाएं. इन पे आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे अवेलेबल. उसको डाउनलोड करें, घर पे बैठ के टेस्ट दें और देखेंगे कहाँ पे गलती हो रही है, किस तरीके से आपको और अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं. अब दूसरी बात ये आती है कि हम एग्ज़ाम हॉल में एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हमारे प्लान्स. क्योंकि आपने जितना पढ़ा आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाएं पर उसमें 40 क्वेश्चंस ही पता होंगे, 45 क्वेश्चन से ज़्यादा शायद नहीं पता होंगे किसी को भी. तो उसके लिए आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आप एक हैबिट बनाइए कि जो चीज़ें आपको नहीं भी पता हैं, जो चीज़ें आपको शायद आधी पता हैं, पर आप उसको इंटेलिजेंट गेसिंग करने का एक तरीका ढूंढें. अपने आप प्रैक्टिस करें और फिर उस तरीके से आपको गलतियाँ भी होंगी पर आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपना इंटेलिजेंट गेसिंग का जो माइंडसेट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो वो आपको काफ़ी फाइनल एग्जाम में हेल्प करेगा. मेरी स्ट्रैटेजी यही थी प्रीलिम्स के लिए कि मैंने खूब टेस्ट दिए थे. जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दिया तो मैंने हर संडे एक टेस्ट दिया था स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2018. जो भी चीज़ पढ़ता था उसका संडे को टेस्ट देता था. टेस्ट सीरीज़ मैंने एक सब्सक्राइब करी थी इनसाइट्स आईएएस की. वो हर संडे होता था तो मैं उसको देकर अपना फीडबैक लेता था. उससे मेरी डायरेक्शन मिला प्रिपरेशन को. जब फाइनल एग्जाम नज़दीक आया जैसे मैंने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर तो सिर्फ फुल एंड टेस्ट दिए थे क्योंकि मेरे पास 2 ही महीना था. इंटरव्यू का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट और जो अगले प्रीलिम्स में 2 ही महीने का गैप था तो उसमें फुल लेंथ टेस्ट दिए मैंने. तो आप टेस्ट के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं. और दूसरी जो चीज़ आती है कि करंट अफेयर्स है या फिर कुछ ऐसा सेक्शन है सिलेबस का जो कि शायद आपको लगता होगा ये सवाल कहाँ से इन्होंने पूछ लिया, हमने किसी बुक में हमने नहीं पढ़ा.
तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऐसे सवाल देते हैं। आपकी कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि आप बेसिक अपना सिलेबस पढ़ के जाएँ, ईज़ी क्वेश्चन को गलत ना करें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को गलत ना करें, चाहे पॉलिटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हो, उनको गलत ना करें। और जो एक्स्ट्रा एरिया है, जो करंट अफ़ेयर्स में कह सकते हैं आप या कंटेम्परेरी अफ़ेयर्स कह सकते हैं, पिछले 5-10 साल से कुछ भी जो न्यूज़ में है, वो पूछ लिया जा रहा है। तो उसके लिए आप मेरे हिसाब से आप 1 साल का करंट अफ़ेयर्स पढ़ लीजिए। 1 साल का कोई भी कंपाइलेशंस पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं, तो उसके आपने नोट्स अगर बनाए हैं, तो आप अपने सेल्फ मेड नोट्स पढ़ सकते हैं। पर एक कंपाइलेशन मेरे हिसाब से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यूजुअली प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन अगेन एक एलिमिनेशन का एग्ज़ाम है। इसमें आपको 100 के 100 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, पर आपको जितने बाकी लोग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा करने हैं ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर पाएँ। तो इसमें आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड सीरियस एस्पिरेंट्स जो कर रहे हैं, आप भी वो ही कीजिए, उनसे बेहतर कीजिए। तो उनसे ज़्यादा बार पढ़िए, उनसे ज़्यादा मेमोरी में रिटेन करिए और फाइनल एग्ज़ाम में काम तरीके से, एकदम कंपोज़ तरीके से, बिना डरे आप अपना जो आपने प्लान बनाया था, जो फुल लेंथ टेस्ट आपने दिए, जो आपने तरीका अपना बनाया, उसको एग्ज़ीक्यूट करके आइए। तो यही प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मेंस की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? देखिए मेंस का सिलेबस आपको दिया हुआ है जीएस 1, 2, 3, 4 एस्से और आपका ऑप्शनल और जीएस 1, 2, 3, 4 में आपको टॉपिक्स लिस्टेड हैं, आपको उन टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना होगा। उन टॉपिक्स पर आपको स्टैटिक नोट्स बनाने होंगे, वो नोट्स आपको ये भी ध्यान में रखना हो कि ज़्यादा बड़े ना हो जाएँ। आपको नोट्स बनाने का तरीका ये हो सकता है कि या तो आप अपने खुद से आप नोट्स बनाइए, खुद से आप गूगल करिए टॉपिक्स पे और खुद से आप कंपाइलेशंस पढ़ सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने मटेरियल निकाल रखा है, वो देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले से कुछ लोगों ने टॉपर्स ने ये काम कर रखा होगा, आप उन टॉपर्स के नोट्स निकाल सकते हैं। अगेन मैं अपने टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दूँगा, ऐसे ही वेरियस टॉपर्स हर साल अपने ब्लॉग बनाते हैं, उसमें वो नोट्स शेयर करते हैं, तो आप उन नोट्स को देखिए। और अगेन उन्हीं टॉपर्स को देखिएगा जिनसे आपका कोई बैकग्राउंड सिमिलर सा लगे आपको कि आपने भी बीए किया है, इन्होंने भी बीए किया है, सेम जगह से किया है, मैंने बीटेक किया है। तो कोई जिन्होंने इंजीनियरिंग से करा हो वो सिमिलर से आप अपने कैंडिडेट को ढूँढिए और उसके हिसाब से उनके आप नोट्स पढ़ सकते हैं। 3-4 टॉपर से ज़्यादा नोट्स आप नहीं देखिएगा क्योंकि आप ज़्यादा जाएँगे तो आप उनको रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक बेसिक ब्लॉक आपका नोट्स का तैयार हो जाए हर टॉपिक के लिए। और उस बेसिक ब्लॉक का पर्पस ये होना चाहिए कि आपको उसमें उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि अगर हम बात करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक है तो इसका क्या मतलब होता है, विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें देश में चैलेंजेस विमेन को क्या फेस करने पड़ते हैं, हर एज ग्रुप की विमेन के स्पेसिफिक कुछ चैलेंजेस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्या इश्यूज आ रहे हैं करंटली देश में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कोशिशें कर रही हैं इस इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए और बाकी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या कोशिशें कर रहे हैं और आप क्या ऐसी सजेशंस दे सकते हैं, क्या अच्छे बेस्ट केस स्टडीज़ हैं, क्या मॉडल सॉल्यूशंस हैं, दुनिया भर में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं हमारी कंट्री में ताकि हम भी वुमेन एम्पावरमेंट को एक पुश दे पाएँ। तो वो ऐसे शॉर्ट नोट्स आप बनाइए इन कैटेगरीज़ के अंदर और ज़्यादा बड़े नहीं 3 पेज या 4 पेज ए4 साइज़ शीट्स में आपके नोट्स समा जाने चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैंने ऋषिकेश रेड्डी सर हैं, एआईआर 95 2019 वाले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, उन्होंने अपने नोट्स शेयर करे हैं। आप उनको गूगल कर सकते हैं, आपको वो उनके सारे नोट्स मिल जाएँगे जीएस 1, 2, 3, 4 के। तो मैंने जीएस 1 के सिलेबस में ज्योग्राफी के लिए, सोसाइटी के लिए ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स देखे थे और हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए मोस्टली प्रीलिम एग्जामिनेशन वाला ही सिलेबस रहता है। थोड़ा-सा आपको एनालिसिस करने के लिए डिमांड करते हैं वो। तो वो एनालिसिस वाला पार्ट आपको कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको याद होने चाहिए और कुछ-कुछ आपको स्टोरी पता होना चाहिए। तो वो स्टोरी और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैंने उसी तरीके से पढ़ाई करी थी, जिस तरीके से मेन एग्जामिनेशन की ज़रूरत रहती है। तो वो स्टोरी मेरे क्लास नोट्स से अवेलेबल थे मुझे और मैं उन्हीं से पढ़ता था। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है, उनको आप पढ़ सकते हैं और हिस्ट्री के लिए देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक है और मेंस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट सोर्स ये रहता है कि आप हर सिलेबस का, हर टॉपिक के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन्हें ज़रूर देखिए। क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ तो ये होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो सकते हैं। ऐसी टेंडेंसी देखी गई है, ऐसा बार-बार होता है मैंने 2013 से लेकर 2019 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे जीएस 1, 2, 3 के लिए और जब इस बार मैं एग्ज़ाम देने गया तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर लाइन्स पे दिखे, कुछ तो सीधे-सीधे रिपीट हो गए, तो ऐसा होता है और आगे भी होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहली बात तो रिपीट हो जाते हैं, तो यदि आपने उनको देख रखा है, उनको पढ़ रखा है, उनको सॉल्व कर रखा है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा फाइनल एग्ज़ाम में उनका आंसर करना।
और दूसरी चीज़ ये रहती है कि यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो आपको यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चलता है। जब आपको वो तरीका पता चलेगा तो आपकी सोच भी उसी तरीके से ओरिएंट होगी। तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जब आप कोई किताब पढ़ेंगे तो आपका नज़रिया उसी तरीके से बनेगा तो चीज़ें याद रखने में आसानी होगी, चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा सारे टॉपिक्स के लिए। जीएस 2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसमें पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो वहाँ से मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट से काफ़ी हेल्प मिल जाती थी। तो मैंने ऋषिकेश रेड्डी सर के बेसिक नोट्स अगेन पढ़े थे और उनके ऊपर कुछ-कुछ टॉपिक्स के लिए छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, ई-गवर्नेंस हो गया, सोशल ऑडिट और ऐसे ही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके लिए मैंने खुद से अपने थोड़े से नोट्स बनाए थे। उसके लिए मैंने विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, वहाँ से थोड़ा-सा देखा, थोड़ा-सा रैंडम गूगल सर्च किया, तो कुछ वेबसाइट्स मिली, उन्होंने कुछ अच्छा मटेरियल दिया था, तो वहाँ से मैंने थोड़ा-सा मटेरियल देखा और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना दिए। वो शॉर्ट नोट्स यदि आप मुझसे पूछेंगे तो शायद 5 या 6 पेज के ए4 शीट्स के नोट्स थे, जिसमें मेरा जो भी ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं हमारे सिलेबस में जीएस 2 के अंदर, वो मेरे नोट्स बन गए थे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स कवर करना होगा और करंट अफेयर्स कवर करने का देखिए 2 ही तरीके हैं। यदि आप खुद से नोट्स बना सकते हैं, खुद से आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो आपके नोट्स आप रिवाइज़ कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई कंपाइलेशंस पढ़िए। कंपाइलेशंस में आपको पास अगेन आपके पास 2 तरीके रहते हैं कि यदि आप कोई स्टडी मटीरियल पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं और नहीं तो आपको करंट अफेयर्स क्लासेस होती हैं कंपाइलेशंस की, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये 2 तरीके रहते हैं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फोरम आईएएस की करंट अफेयर्स क्लासेस ली थी, उसके मेरे पास नोट्स थे और इस वाले अटेम्प्ट में मैंने जो राउस आईएएस का मेंस कॉम्पास आता है, वो मैंने पढ़ा था जीएस 2 के लिए। उससे भी मुझे कुछ-कुछ चीज़ें मैंने नोट कर ली अपने बेसिक नोट्स में। तो ये जीएस 2 के लिए किया था और जीएस 3 के लिए भी सेम ही काम है। ऋषिकेश रेड्डी सर के मैंने जो नोट्स थे, वो मेरा बेसिक ब्लॉक था, स्टैटिक नोट्स मैंने वहाँ से पढ़े और इसके ऊपर से अगेन अगर मुझे कुछ मिसिंग लगा सर के नोट्स में, तो मैंने गूगल सर्च करके अपने आप थोड़े से नोट्स बना लिए और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, तो वहाँ से थोड़ा आइडिया लग गया और करंट अफेयर्स ऐड करने के लिए अगेन मैंने कंपाइलेशंस रेफर करे। लास्ट ईयर मेरे पास करंट अफेयर्स क्लासेस के नोट्स थे और इस साल मैंने राउस का मेंस कॉम्पास पढ़ा। ये जीएस 1 टू 3 की बात हो जाती है। जीएस 4 एथिक्स के लिए 2 ही चीज़ आपको करनी होंगी। पहला चीज़ आप कोई बेसिक किताब पढ़िए, जो आपको टॉपिक्स को बेसिकली आपकी समझ वहाँ से बन जाएगी। मैंने डीके बालाजी सर की बुक पढ़ी थी ऑन एथिक्स। उससे 2 चीज़ें मुझे काफ़ी उसमें सही लगी। पहली चीज़ तो उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, तो इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड फ सेकंड थिंग कि उनका सिविल सर्वेंट को खुद क्योंकि वो एक आईएएस हैं, तो एक सिविल सर्वेंट का पर्सपेक्टिव दे रहे थे। हर टॉपिक में और वो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखिए आप जब एग्ज़ाम लिखेंगे और आप जब पर्सनैलिटी टेस्ट भी देने जाएँगे, तो आपके हर आंसर से, आपके हर कम्युनिकेशन के हर एंगल से आपको यही जज किया जा रहा है कि क्या आप एक सूटेबल सिविल सर्वेंट हैं कि नहीं है। तो जब आप वो चीज़ें डिस्प्ले करेंगे, जो कि एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए, एक वो एप्टीट्यूड और एक वो पर्सपेक्टिव, वो एंगल, वो सोच का तरीका जब आप डिस्प्ले करेंगे, तो आप डेफ़िनिटली इम्प्रेसिव लगेंगे सामने आपका एग्ज़ामिनर हो, मेन एग्ज़ामिनर हो या फिर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में जो यूपीएससी का बोर्ड होगा वो भी। तो ये दोनों चीज़ें बुक मैंने पढ़ी एथिक्स के लिए डीके बालाजी सर की और दूसरा मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था। तो वो टेस्ट सीरीज़ मुझे लुकमान आईएएस की मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। विज़न आईएएस के भी मैंने टेस्ट लिखे थे जीएस 4 के लिए। तो बेसिकली दूसरा आपका स्टेप होता है टेस्ट सीरीज़ लिखें, आप कोई-सी भी लिख सकते हैं। ऐसी टेस्ट सीरीज़ लिखिए जिसमें आपको फीडबैक प्रॉपरली मिल जाए और फीडबैक में आपको 2-3 चीज़ें ही देखनी होंगी। पहला चीज़ और ये चीज़ आपके सारे ही जीएस सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है 1, 2, 3, 4 कि आप टेस्ट लिखिए और टेस्ट लिखकर फीडबैक लीजिए। फीडबैक में पहली चीज़ आप ये देखिए कि आपको जो उन्होंने आपके स्ट्रक्चर पे कुछ कमेंट किया होगा कि आपका इंट्रोडक्शन लंबा हो गया या आपका कंक्लूजन सही नहीं है या फिर आपकी बॉडी में ये वाला एस्पेक्ट मिसिंग है, इस पार्ट को आपने इस तरीके से एलोकेट नहीं किया, वो देखिए आप कि आपने उस तरीके से स्ट्रक्चर आप अपना कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा चीज़, वो आपको कंटेंट देंगे, मॉडल सॉल्यूशन देंगे। तो कभी-कभी होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में ही गलती हो जाती है, हम क्वेश्चन को कुछ गलत समझ लेते हैं। वो कुछ पूछ रहे होते हैं, हम अपने नोट्स को याद करते हैं और हम वो आंसर लिख देते हैं। तो आप फिर से कंटेंट देखिए, एक बार मॉडल आंसर देखिए और आप देखिए कि उन्होंने किस लाइन ऑफ थॉट से ये चीज़ डिराइव करी थी, उन्होंने क्यों ये लिखा, आपने क्या लिखा। तो वो एनालाइज़ करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि शायद अच्छा ये आपकी गलती थी, इस बार आप नेक्स्ट टाइम जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप कॉन्शियसली करेंगे कि ये वाली गलती मैं नहीं करूँगा इस बार, लास्ट टाइम मुझसे ये गलती हुई थी। तो ये दूसरा फीडबैक का एंगल होता है और तीसरे फीडबैक का एंगल ये होता है कि आप ये देखिए कि वो आपको किस तरीके से रेट कर रहे हैं। अगर आपको वो 10 में से 4 मार्क्स दे रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो वो क्यों दे रहे हैं? उनका इवैल्यूएशन हो सकता है पूरी तरह सही ना हो। हो सकता है कि वो आपको
किसी क्वेश्चन के अंदर 40% मार्क्स दे रहे हो, किसी में 20% मार्क्स दे रहे हो, पर आपको लगता है कि 40% वाला आंसर तो आपने अच्छा नहीं लिखा था, 20% वाला आपने अच्छा लिखा था। तो ऐसा हो सकता है, पर आप उनको ज़रूर देखिए, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं और उन्हें सामने वाले इवैल्यूएटर को क्या पसंद आता है। तो ये आप फीडबैक लीजिएगा टेस्ट से। यही मेन एग्ज़ामिनेशन की लार्जली मेरी स्ट्रैटेजी थी। इस बार कोशिश यही थी कि मैं क्वेश्चन को पढूँ। पहली बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने ये समझा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, वो मुझसे क्या पूछ रहा है और वो मैंने अपने सोचा, दिमाग में सोचा कि अच्छा ये क्वेश्चन का मीनिंग है और इससे मैं क्या-क्या चीज़ें सोच सकता हूँ। सेकंड चीज़, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता था और ये देख लेता था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये क्या-क्या पार्ट्स डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। इफ द क्वेश्चन हैज़ 2 और 3 पार्ट्स देन आई विल एलोकेट द स्पेस अप्रोप्रिएटली, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर एक पार्ट आपने मिस कर दिया तो आपको उस पार्ट का क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही आप बाकी कितना भी अच्छा कंटेंट लिख दें। तो पार्ट्स का एलोकेशन ज़रूरी रहता है। ये 2 स्टेप पे मैंने क्वेश्चन पढ़ा और फिर क्वेश्चन को रन टाइम के अंदर ही करते-करते ही पॉइंट्स मैं जनरेट करता था, आंसर लिखता था और उसी एंगल से लिखने की कोशिश करता था कि एक अच्छा सिविल सर्वेंट जो इस एंगल में सोचेगा, क्या करना चाहिए, नेशनल लेवल पर आपकी सोच होनी चाहिए कि इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। उस एंगल से मैं सोच के आंसर्स लिखता था और मोस्टली कोशिश ये रहती थी कि हर पॉइंट को जो क्वेश्चन की क्रक्स डिमांड है, उससे लिंक किया जाए, उसी एंगल से सोचा जाए। तो रेलेवेंस बड़ा ज़रूरी रहता है आपके मेन एग्ज़ामिनेशन के आंसर में। तो यही मेंस की स्ट्रैटेजी थी और मैंने अपने मेंस का जो 3 महीने का एक्सपीरियंस था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है कि मैंने साइकिल्स में अपने आप को इम्प्रूव किया फीडबैक लेते-लेते। तो वो आप एक बार पढ़ सकते हैं, आपको शायद उससे हेल्प हो जाए। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी? इंटरव्यू की तैयारी, देखिए आपको यूपीएससी के नोटिफ़िकेशन में 10 क्वालिटी ट्रेट्स लिस्टेड हैं कि वो क्या आप में ढूँढना चाहते हैं। तो पहले आप उनको समझिए कि वो आप में ढूँढना क्या चाहते हैं। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करें कि आप उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो पहले जैसे अगर हम कहीं जाने के लिए निकलते हैं, तो हमें पहले डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। तो डेस्टिनेशन आपका ये है, एक सूटेबल सिविल सर्वेंट बनना है, एक ऐसा लीडर उनके सामने आपको दिखाना है खुद को कि हम एक लीडर हैं, हम कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हैं, हम एक पॉजिटिव पर्सन हैं और आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन करिए, मैं उसका बड़े ही काम तरीके से आपको जवाब दूँगा। नहीं आता है तो मना कर दूँगा कि मुझे नहीं आता है और इस बात का आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आता है। ये बड़ा नेचुरल सी बात है कि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है। आप सब कुछ तो नहीं बता सकते हैं, पर आपको जो पता है आप उतना अच्छे से बता दें। अ, दूसरा स्टेप प्रिपरेशन का ये था मेरा कि मैंने अपने बारे में, जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, तो उसमें आपके बारे में सब कुछ होता है। तो वो मैंने अच्छे से पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स जाना, क्वेश्चन करे, क्रिटिकल क्वेश्चंस करे कि ऐसा है तो क्यों है? जैसे मैं ब्यावर राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा टाउन है, इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है। तो श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा कि वो कैसे करते हैं, कहाँ से वो कोल इम्पोर्ट करते हैं, उनकी एनर्जी जनरेशन कैसे होती है, क्या इम्पोर्ट है, क्या एक्सपोर्ट है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा अपने बारे में जाना, मेरे स्कूल के बारे में, मेरे कॉलेज के बारे में। मैं आईआईटी, बीएचयू से मैंने इंजीनियरिंग करी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्योंकि फ़ेमस यूनिवर्सिटी है, तो उनके इश्यूज़ जाने। जो आपकी कोशिश देखिए ऐसी होनी चाहिए कि एक 60 ईयर ओल्ड पर्सन होंगे आपके सामने जो कि बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। तो वो उनके दिमाग में, आपका जब वो फॉर्म पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में कौन से ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो आ सकते हैं, आप उनको देखिए। इस चीज़ के लिए आपको 2 जगह से हेल्प मिल सकती है। पहले आप अपने आस-पास अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से डिस्कस करें कि वो आप अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म उनको दें और उनसे पूछें कि आपको क्या सवाल आ रहा है, क्या आपके मन में ख़्याल आ रहा है, वो बताएँ। तो वो आपको कुछ सवाल बना के दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये रहता है कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आप इंटरव्यू गाइडेंस के लिए जा सकते हैं। वो आपको आपका क्वेश्चनेयर बना के देंगे। आपके बारे में 100 200 400 क्वेश्चंस वो आपको देंगे। वो 400 क्वेश्चंस में लगभग आपके बारे में सब कुछ कवर हो जाएगा। आप उन उन क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर करें। और थर्ड स्टेप ये रहता है कि क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट एक कम्युनिकेशन टेस्ट रहता है कि आपको आंसर करना है उनके क्वेश्चंस का, तो उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप घर पर थोड़ा, अगर आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी में बोलें। इफ योर मीडियम इज़ इन इंग्लिश देन स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश इन योर डेली यू नो इन योर डेली लाइफ। तो जब आप वो बार-बार इंग्लिश में न्यूज़ सुनेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे या फिर जो भी आपका लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें बात करेंगे, तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में फाइनल इंटरव्यू देते वक़्त कुछ ऑकवर्ड नहीं लगेगा, कुछ अजीब नहीं लगेगा क्योंकि आप नेचुरली उसी ढाल में ढल जाएँगे। तो मैंने इंग्लिश, मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो मैंने इंग्लिश चैनल्स, इंग्लिश न्यूज़ देखना शुरू करा 2 महीना से। काफ़ी मीडिया देखता था मैं। उसके बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर
पढ़ो, आप इंग्लिश में जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करें। मॉक इंटरव्यू दें, मॉक इंटरव्यू देने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लगभग मैंने 6-7 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। आप जितने दे दें, जितना आपका टाइम मिलता है और जितने आपको कॉन्फिडेंस दे दें कि आपको लगे कि अब आप बिल्कुल परफेक्टली तैयार हैं, तब तक आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा फ़ेज़ रहता है, जिसमें आप अपने बारे में जानते हैं, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं खुद से कि ऐसा है तो क्यों है? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि लोग गोल्ड क्यों खरीदते हैं? व्हाई पीपल बाय गोल्ड? Although this is a fact which is quite common to all of us that people buy gold, and there are various reasons for why people buy gold. एंड देन मैं उनको रीज़न्स देने लगा, मैंने एक रीज़न दिया, देन दे स्टार्टेड काउंटरिंग इट कि ऐसा ऐसा तो नहीं है, या फिर ऐसा है तो ये तो बाकी कमोडिटीज़ के साथ भी है। तो वो आपका रीज़न चेक करते हैं कि आप कितना लॉजिकल एप्टीट्यूड रखते हैं। आप अपनी बात को किस तरीके से रीज़नेबली डिफेंड करते हैं, या फिर आप किस तरीके से उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो वो सब चीज़ें इंटरव्यू में चेक होती है। यही इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी है, अपने बारे में जानें और मॉक इंटरव्यू देके खुद प्रैक्टिस करें, एक बेटर कम्युनिकेटर बन जाएँ। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे और कब की? मैंने यूपीएससी की तैयारी 1 साल मैंने जॉब किया और जॉब से मैंने रिज़ाइन करने के बाद शुरू करा। यानी जुलाई 2018 में आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस, एंड अब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये। और मैंने कैसे शुरुआत करी, तो बिकॉज़ आई वांटेड टू जॉइन इंडियन फॉरेन सर्विस। जब मैं कॉलेज में था इंजीनियरिंग में, देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस दैट वन कैन टेक। देन आई इंट्रोस्पेक्टेड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव, तो व्हाट आर माय एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट। मैंने खुद को जानने की कोशिश करी कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ और किस तरीके से मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मैं कहाँ पे काम करना प्रेफ़र करूँगा। तो मुझे समझ में आया कि आई हैव ऑलवेज़ बीन इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड मुझे इंडिया लेवल पर कुछ करने का हमेशा से मन था। आईआईटी करने का भी एक तरीके से पर्पज़ यही था कि मैं कुछ इंडिया के लिए कर पाऊँ, कुछ इंजीनियर ऐसे कर पाऊँ। देन आई डिसाइडेड कि ऐसा सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन देना है। जब 1 साल जॉब कर लिया, उसके बाद ये डिसाइड किया कि अब तो देना है। कॉर्पोरेट लाइफ़ मैंने देख ली थी, एंड जब ये फ़र्म डिटर्मिनेशन हो गया कि आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए जाना है, तो जॉब मैंने रिज़ाइन करके 2018 से शुरू करा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी में एनसीईआरटी की कितनी इम्पोर्टेंस है? अ, देखिए, एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये रहती है कि एनसीईआरटीज़ आपका बेसिक फाउंडेशन बनाती हैं। NCERTs are very important because firstly they build your foundations right, and even in main examination they ask questions straight out of NCERTs. Like I can give you an example. This year they asked a question: Has caste uh, lost its relevance in Indian society? सो इंडियन सोसाइटी में कास्ट का रेलेवेंस खत्म हो गया है क्या? ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जीएस 1 में, और वो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सोशियोलॉजी की जो किताब आती है सोसाइटी की, उससे वो पैराग्राफ से सीधा वो क्वेश्चन पूछा था। तो एनसीईआरटीज़ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती हैं, और दूसरी चीज़ ये रहती है कि एनसीईआरटी से जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएँगे तो वो एक स्टैंडर्ड बुक्स के लिए प्लेटफ़ॉर्म बना देंगी, तो इम्पोर्टेंट तो ज़रूर है, वहीं से आप शुरुआत करें अपनी प्रिपरेशन का। अगला क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? मेरा ये तरीका था कि एनसीईआरटी मैंने पहले पढ़ी, फर्स्ट रीडिंग मैंने करी एनसीईआरटी की, और अ, शुरुआत आप मेरे हिसाब से आप 11th क्लास की एनसीईआरटी से शुरुआत करें हर सब्जेक्ट के लिए। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने पर अगर यदि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ एरिया ऐसा है जो, जैसे ज्योग्राफी मुझे लगता था कि थोड़ा टफ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ज्योग्राफी सीरियसली पढ़ाई कर रहा था, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने 10th का पढ़ा, 9th की पढ़ी, 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी। इवन 6th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी मैंने ज्योग्राफी के लिए पढ़ ली थी, ऑल्दो वो मुझे लगा पढ़ के कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप एनसीईआरटीज़ पहले 11th क्लास, 12th क्लास से शुरू करें, और अगर आपको लगता है तो आप नीचे जाएँ। दूसरा जो चीज़ है कि एनसीईआरटी को पहली बार में आप नोट्स ना बनाएँ, पहली बार में आप उसको सिर्फ रीड करें। इन द फर्स्ट रीडिंग यू जस्ट रीड द एनसीईआरटी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गिवन देयर, व्हाट कॉन्सेप्ट्स दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड देन मेबी थिंक अबाउट इट, टॉक विद समबडी ऑन दोज़ एस्पेक्ट्स कि आपको क्या समझ में आया, उससे आपको थोड़ा उस पे बात करें किसी से, और समझने की कोशिश करें कि बेसिक जो चीज़ें उन्होंने समझाई हैं, उस पर आप वीडियो देख सकते हैं कोई, जैसे ज्योग्राफी के लिए मैं अमित सेन गुप्ता का एक यूट्यूब चैनल है, मैं उनका वीडियो देख लेता था कुछ-कुछ टॉपिक्स के लिए, तो और अच्छा समझ में आ जाता था। और थर्ड चीज़ ये था कि मैं एनसीईआरटीज़ के बेस पे कुछ टेस्ट मिल जाएँगे आपको, आप टेस्ट सीरीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप फ्री में जो
2 वेबसाइट्स हमने डिस्कस करी, वहाँ से आप फ्री टेस्ट डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो वो आप टेस्ट दीजिए, जब आप टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे आप मिस कर दिया था आपने कुछ चीज़, तो आप फिर से उसको जाके एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। तो आपकी एनसीईआरटी कंप्लीटली इस तरीके से कवर हो जाएगी। एनसीईआरटीज़ के नोट्स मैंने किसी भी स्टेज पे नहीं बनाए, ना प्रीलिम्स ना मेंस। मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटीज़ को जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे अपनी गलती सुधारने के लिए, तब आपको याद हो जाना चाहिए काफ़ी कुछ, और जब तीसरी बार आप पढ़ेंगे, तब आप साइड में उसके एनसीईआरटी की गैप में आप अपने पेंसिल से, पेन से आप वहाँ पर लिख सकते हैं कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको समरी बना सकते हैं उस चैप्टर की छोटी-सी, और जब नेक्स्ट टाइम आप फाइनली रिवाइज़ करने जाएँगे तो उस समरी को पढ़ लीजिए। तो एनसीईआरटी पढ़ने का तो यही तरीका था मेरा। अ, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी, देखिए मुझे नहीं पता कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ी मैंने या ओल्ड एनसीईआरटी, मुझे ये डिबेट मुझे नहीं लगता इतना कुछ फ़र्क पड़ता है। आपको जो एनसीईआरटी आप मिल जाए, आप वो एनसीईआरटी पढ़ लें। 1 या 2 चैप्टर अगर कुछ उन्होंने चेंज कर भी दिया होगा, तो उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिक पर्पस एनसीईआरटी पढ़ने का ये रहता है कि आप चीज़ों के फाउंडेशंस जान लें, तो आप कोई सी भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आपने करंट अफ़ेयर्स की तैयारी कैसे करी? करंट अफ़ेयर्स की तैयारी फर्स्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिखा था, तो उस वक़्त क्योंकि मैं हर संडे टेस्ट देता था, और इनसाइट्स की मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो वहाँ पे उनके डेली करंट अफ़ेयर्स मैं पढ़ता था, और उसको मैं वीकली पढ़ता था। यानी हर संडे मैं पूरे वीक के करंट अफ़ेयर्स पढ़ लेता था, मंडे टू सैटरडे। एंड उसको पढ़ने में आई थिंक 3 आवर्स या 3.5 आवर्स मैक्सिमम लगते हैं। वो सारी न्यूज़ आपको दे देते हैं। तो generally, just to be aware, I used to read daily current affairs, and finally, for when prelim examination comes close, the many coaching institutions release their own compilations. So I referred to Vision IS compilation and also Insights IS in the first attempt, and in this attempt, in the second attempt, मैंने राउस का भी प्रीलिम कॉम्पस पढ़ा था, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। कुछ-कुछ स्पेसिफिक कोचिंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए शंकर आईएएस यानी आईएएस पार्लियामेंट का एक डॉक्यूमेंट निकलता है। वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा था, उसमें सारे कन्वेंशन, सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ का डिस्कस किया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की मेरी तैयारी लार्जली कंपाइलेशंस के थ्रू ही होती थी। यूपीएससी के लिए कितने इयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? 1 साल का आप पढ़ लें, उतना आई थिंक काफ़ी रहता है, ज़्यादा पीछे ना जाने की में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो वो सही नहीं है। आप पूरे 1 साल का पढ़ेंगे और मेबी अगर उसमें से एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ भी जाए, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको सही कर पाएँगे। तो इतना सारा पढ़ने का पॉइंट नहीं है, आप बेसिक बुक्स को ज़्यादा पढ़ें, करंट अफेयर्स को 1 साल का पढ़ लें और उस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको ना दें। मेरा तो प्रीलिम्स का यही तरीका रहता था। यूपीएससी में न्यूज़पेपर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? अ, देखिए न्यूज़पेपर्स जनरली तो इम्पोर्टेंट ज़रूर हैं, ताकि क्योंकि आपको एक मैच्योर, एक अवेयर पर्सन की तरह रहना है, वेल रेड पर्सन, एक इंटेलिजेंट यंग पर्सन ऑफ दिस कंट्री आपको डिस्प्ले करना होगा, तो आप न्यूज़पेपर्स ज़रूर इम्पोर्टेंट रहते हैं। पर न्यूज़पेपर्स के नोट्स बनाने का मैंने कभी नहीं किया ऐसा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और 2 महीना मैंने पढ़ा, उस वक़्त चीज़ें समझ भी नहीं आती थी ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि बेसिक बुक्स नहीं पढ़ रखी थी कंप्लीटली। तो न्यूज़पेपर पढ़ता था, बट इतना क्लियरली समझ नहीं आता था, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया था, और फिर मैंने न्यूज़पेपर तब पिक किया जब मैंने सारा अपना बेसिक मटीरियल पढ़ लिया था। यानी दिसंबर से मैंने पढ़ना फिर से न्यूज़पेपर शुरू करा, और दिसंबर से पढ़ के मैंने फ़रवरी तक पढ़ा होगा, फिर से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया, बिकॉज़ मुझे लगता था कि सेम सी न्यूज़ हर बार, हर ओपिनियन, हर ओपेड में आ रही है, कुछ एडिटोरियल्स भी इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, सेम सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो इतना मुझे बेनिफिट नहीं लग रहा था न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो मैंने वहाँ से पढ़ के उसके बजाय मैंने करंट अफेयर्स के अल्टरनेट सोर्सेज़ ढूँढ लिए और वहाँ से कवर करे। न्यूज़पेपर का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फ़ेज़ आएगा आपके लिए, वो इंटरव्यू में आएगा। इंटरव्यू से पहले आपको 2 महीना लगभग पहले आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दें, और मैंने इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा 2 महीना पहले, और वो मुझे लगता है इंटरव्यू स्टेज के लिए, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया, इंटरव्यू में आपको अपने व्यूज़ प्रेज़ेंट करने होते हैं। तो आप जब उसी लैंग्वेज में से इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़ पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। आप जब आप फाइनली जब अपने व्यूज़ प्रेज़ेंट करेंगे, तो आप सेम से वर्ड, सेम तरीके से बात अपनी प्रेज़ेंट कर पाएँगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कौन-कौन से न्यूज़पेपर्स को फ़ॉलो किया? जैसे मैंने बताया आपको, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू मैंने पढ़ा था। ये 2 न्यूज़पेपर्स मैंने फ़ॉलो करे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट सोर्सेज़ हैं, जैसे अगर यदि आपको फैक्चुअल न्यूज़ चाहिए, तो आप द बोरिंग न्यूज़ डॉट कॉम एक आपको
जीमेल पे आपके या किसी भी मेल पे आपको सुबह-सुबह एक न्यूज़लेटर डिलीवर कर देते हैं, उसमें सारी देश की और दुनिया की पिछले दिन की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अल्टरनेट सोर्सेज़ हैं, वहाँ से आप कहीं से भी आप न्यूज़ पढ़ें। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अवेयर रहना इम्पोर्टेंट है, तो आप वो कहीं से भी हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? देखिए न्यूज़पेपर आप उसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से आप कोई सी भी किताब पढ़ते हैं। आप जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उसके बारे में सोचते-सोचते पढ़िए कि ये न्यूज़ आई है, इसका क्या मतलब है? और एडिटोरियल में कुछ लिखा है तो उसका कुछ बेसिक रीज़न होगा। जैसे कि अगर आप एनवायरनमेंट की कोई न्यूज़ पढ़ते हैं और उसमें यदि ऐसा लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई नया लॉ निकाला है, कोई रूल्स निकाले हैं और वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आपको बेसिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट की क्या-क्या चीज़ें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। एडिटोरियल में वो डिस्कस भी करते हैं। तो आप उसको समझिए, टॉपिक को समझिए। कोशिश करिए समझने की कि हर चीज़ के लिए कुछ 2 पहलू होते हैं। कोई चीज़ करी जा रही है, उसके कोई रीज़न होंगे और जिस चीज़ को क्रिटिसिज़्म भी दिया जा रहा है, अगर कुछ कहा जा रहा है, तो उसके भी कुछ रीज़न होंगे। और आप वही न्यूज़ पढ़िए जो आपको लगता है सिलेबस के काम की है। वो आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपको जब आप बेसिक बुक्स पढ़ लेंगे, तो आप अपने आप आइडेंटिफ़ाई करने लग जाएँगे, क्या आपके सिलेबस में आता है, क्या नहीं आता है। ऑल्दो प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन में इस साल 2021 में मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, तो ऑल्दो एवरीथिंग कुड बी आस्क्ड, वो चीज़ ज़रूर है। इंटरव्यू में भी आपसे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो न्यूज़पेपर ओवरऑल आप एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि कैसा है और शुरू करिए पढ़ना, तो आप धीरे-धीरे खुद ही समझ जाएँगे कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है, क्या चीज़ नहीं रहती है। कंट्रोवर्सीज़ मत पढ़िए, पॉलिटिकल चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, वो इतना काम नहीं आती हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से चीज़ें पढ़ने की कोशिश करिए। एग्ज़ाम्पल्स नोट कर लीजिए, कभी-कभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स अगर दिए जाते हैं तो न्यूज़पेपर से। और बाकी ओपिनियन और आर्टिकल्स के लिए आप एक तरफ का एक आपने ओपिनियन पढ़ लिया है, तो दूसरे टाइम अगर वो आता है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि ऑल्दो आपको पता है कि उसमें क्या लिखा है और जब दूसरे साइड का ओपिनियन अगर आता है तो उसको पढ़ लें, तो आपको दोनों साइड के व्यूज़ पता चल जाएँगे। और आपसे एज़ अ सिविल सर्वेंट, एज़ अ ब्यूरोक्रेट आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि आप दोनों साइड के रीज़न्स को जानते हो और उनको इवैल्यूएट करके अपना खुद का ओपिनियन बनाना शुरू करें, तो आपको इंटरव्यू स्टेज पे काफ़ी हेल्प होगी। यूपीएससी में मैगज़ीन्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं? मैंने किसी भी गवर्नमेंट वाली मैगज़ीन को नहीं पढ़ा था। ऑल्दो योजना, कुरुक्षेत्र बीच-बीच में मुझे भी लगता था कि लोग कहते हैं पढ़ लेना चाहिए, मैंने नहीं पढ़ा था। डाउनलोड मैं करता था, कभी पढ़ नहीं पाता था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मैगज़ीन गवर्नमेंट वाली इतनी इम्पोर्टेंट रहती है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस निकालते हैं उसको मैं इसलिए पढ़ता था क्योंकि मैं न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाता था। तो वो ये काम करके देते थे और वो सारा जो नॉइज़ है उसको फ़िल्टर करके वो आपको सब्सटैंटिव मटीरियल एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो दे देते हैं, तो वो मैं ज़रूर पढ़ता था। आपने डेली कितने घंटे पढ़ाई करी? आई नेवर काउंटेड माय आवर्स वेरी हॉनेस्टली। आप अपने टारगेट काउंट करें कि आपको जैसे मान लीजिए आपको 3 दिन बाद कोई टेस्ट लिखना है, तो आप ये सोचिए कि आपको उससे 1 दिन पहले आप क्या चीज़ रिवाइज़ करना चाहेंगे और उससे फिर आप ये समझिए कि आप उससे 1 दिन पहले कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है और उससे 1 दिन पहले अब आपके पास क्या-क्या चीज़ें बची हैं जो आपको करनी है। तो टारगेट के बेसिस पे मैं अपनी पढ़ाई करता था। अगर यदि कभी ऐसा हुआ कि 2 घंटे ही पढ़ाई करी और कभी ऐसा भी हुआ कि 12 घंटे पढ़ाई करी, तो मैं कभी घंटे मैंने नहीं गिने। डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? अगेन ये बिल्कुल आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप पे डिपेंड करेगा आप कितने घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं। कुछ लोग जॉब के साथ दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनके पास बिल्कुल समय नहीं होता है। तो वो कम पढ़ाई करके और जो-जो काम की चीज़ें हैं उसको आइडेंटिफ़ाई करके पढ़ाई करें। जिनके पास जो कॉलेज में है इस वक़्त पे वो ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं, तो वो आई थिंक एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सकते हैं, तो उनके पास ज़्यादा आवर्स रहेंगे। तो ये बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अ, आपने कौन-कौन से सोर्सेज़ बुक लिस्ट को फ़ॉलो किया? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिए। जनरली बुक लिस्ट वही है जो सारे टॉपर्स फ़ॉलो करते हैं और लार्जली आपको किसी भी आप टॉपर का उठा के देखेंगे तो आपको वही बुक लिस्ट जनरली देखने को मिल जाएगी। प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स थे। राउस मेंस कॉम्पास था, फोरम आईएएस की करंट अफेयर्स क्लासेस का मेरे पास लास्ट ईयर मैंने क्लासेस करी थी तो उसका मटीरियल था। तो यही मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए लार्जली सोर्सेज़ थे। आपने एसे की तैयारी कैसे की? देखिए एसे एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो 2-3 चीज़ें आपको टेस्ट करता है। पहला चीज़ ये होता है कि आप कितने तरीकों से एक चीज़ पे सोच सकते हैं, उस चीज़ का टेस्ट होता है। उस चीज़ को डेवलप करने के लिए आप काफ़ी ईज़ी है वैसे मैं कहूँगा क्योंकि यूपीएससी ने आपको सिलेबस दिया है।
जीएस 1, 2, 3 एंड जीएस 4 का जो सिलेबस है, उससे आपको वेरियस डायमेंशंस मिल जाते हैं। आप हिस्टोरिकल एंगल पे बात करें, कल्चरल एंगल पे बात करें, सोसाइटल एंगल पे बात करें, ज्योग्राफिकल एंगल पे बात करें, पॉलिटिकल एंगल पे बात करें, उसके लीगल एंगल पे बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल पे बात कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के एंगल पे बात कीजिए, आप इकोनॉमिक एंगल पे बात कीजिए, आप एग्रीकल्चरल एंगल पे बात कीजिए, तो आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन पर आप सोचना शुरू करेंगे जब किसी टॉपिक को लेकर, तो आपको बहुत सारे डायमेंशंस मिल जाएँगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप किस तरीके से अपने व्यूज़ को प्रेज़ेंट करते हैं। आपका स्ट्रक्चर कैसा है, एक फ्लो कैसा है आपके ऐसे का। तो उस चीज़ के लिए मैंने 3 लोगों की स्ट्रैटेजी देखी थी, उनको मैंने प्रैक्टिस करा और अपनी खुद का एक हाइब्रिड फॉर्म मैंने बना लिया। पहले वो हैं अनुदीप दुरीशेट्टी सर। उन्होंने अपने ब्लॉग में anudeepdurishetty.in उनकी पर्सनल वेबसाइट है। उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने ऐसे के लिए कुछ तरीके बताए हैं, कैसे ऐसे लिखते हैं, वो पढ़ लीजिए। दूसरा रहता है विकास रंजन सर हैं, ट्राइम्फ आईएएस के, उनकी मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी। उनका भी एक तरीका है ऐसे लिखने का, तो वो मैंने समझा और उसको फ़ॉलो किया। और तीसरा सिद्धार्थ जैन हैं, वो भी आईएएस हैं 2015 बैच के, तो उन्होंने भी अपनी कुछ कॉपीज़ अपलोड करी हैं, कुछ उन्होंने डिस्कस किया है कैसे ऐसे का उनका अप्रोच रहता था, वो मैंने पढ़ा और उसको कोशिश करा कि मैं उसको फ़ॉलो करूँ। देखिए मेरा क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि सिद्धार्थ जैन भी एक इंजीनियर थे, अनुदीप दुरीशेट्टी सर भी एक इंजीनियर हैं। तो इंजीनियर्स का तरीका मैंने जानने की कोशिश करी कि उनके लिए क्या सक्सेसफुल रहा। तो उस तरीके से मैंने एक अपना तरीका बनाया। टेलीग्राम चैनल पे अगेन मैंने अपना वो तरीका शेयर किया है, किस तरीके से मैं लिखता था। ये मेरा तरीका रहता है, 2 आपको ऐसे लिखने पड़ते हैं। पहला फिलोसॉफिकल एसे रहता है, दूसरा सब्जेक्ट वाला एसे रहता है। तो फिलोसॉफिकल एसे के लिए आपको वो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टॉपिक को समझना पड़ेगा, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा कब नहीं होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे इसको बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई नॉट, ये सब क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे। खुद से पूछेंगे और फिर उसका रिप्लाई करेंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा। जो सब्जेक्ट वाला ऐसे रहता है उसमें मेरी कोशिश रहती थी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, तो वहीं से जो सिमिलर सा टॉपिक निकलेगा, जैसे इस साल टेक्नोलॉजी इज़ अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये टॉपिक आया था। तो क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा इंटरेस्ट का एरिया है, टेक्नोलॉजी मेरा इंटरेस्ट का एरिया है, तो इस पे मैंने नेचुरली अपीलिंग है, तो मैंने इस पर लिखा। तो सेकंड जो सब्जेक्ट वाला आता है, उसमें जहाँ आपका कम्फर्ट एरिया लाई करता है, जिस पर आपको बहुत अच्छी-अच्छी बातें पता हैं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर सिमिलर है, तो आप उसको यूज़ करें। ऑप्शनल की नॉलेज का इस्तेमाल बिल्कुल आप कर सकते हैं, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे ऐसे ऑप्शनल हैं, एंथ्रोपोलॉजी, जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके एसे को लिखने के लिए। तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दीजिए एसे के लिए, उसका प्रैक्टिस करिए और एक तरीका बना लीजिए। यही एसे की स्ट्रैटेजी रहती है। जनरल स्टडीज़ की तैयारी कैसे करी? जैसे मैंने आपको बताया, मेरे मेंस की स्ट्रैटेजी जनरल स्टडीज़ की तैयारी करने का एक ही तरीका है। आप बेसिक बुक्स पढ़िए, उससे आप बेसिक मटेरियल नोट्स बना लीजिए, या फिर किसी और के नोट्स आप ले सकते हैं, उनको आप समझिए और जब एग्ज़ामिनेशन करीब आता है तो कंपाइलेशंस निकलते हैं, वो मैंने पढ़े, उसको मैंने अपने बेसिक नोट्स में ऐड किया, टेस्ट लिखा, फीडबैक लूप पे काम किया कि जो वो कह रहे हैं उसको समझा, नेक्स्ट टाइम टेस्ट में उसको इम्प्रूव किया। तो इस तरीके से धीरे-धीरे मेन एग्ज़ामिनेशन जब करीब आया तो सारी चीज़ें सही हो गई थी, कंटेंट आ गया था, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर ली थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे सारे, तो कॉन्फिडेंस आ गया था। ये तरीका था जनरल स्टडीज़ के लिए। आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करी, कैसे प्रैक्टिस करी, तो उसका जैसे मैंने आपको बताया कि पहला मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी। उसके थ्रू मैंने प्रैक्टिस करा और घर बैठ के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, 2013 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चंस जीएस 1, 2, 3 के मैंने कर लिए थे। एथिक्स के लिए लुकमान आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी, उन्होंने कुछ वर्कबुक दी थी, उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, वो मैंने करे थे। तो लार्जली यही मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए किया था। टाइम टेबल कैसे बनाया, इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, एक बैकवर्ड वाली मेरी अप्रोच थी कि मैंने जैसे अगर मेरे को किसी दिन पे 10 दिन बाद अगर कुछ करना है, तो 90 दिन में ऐसा क्या करना चाहूँगा कि 10वें दिन मुझे सही लगे। तो 90 दिन जो मैंने किया, फिर 90 दिन से पहले 8वें दिन में क्या करूँगा, 7वें दिन में क्या करूँगा। इस तरीके से मैं टाइम टेबल अपना बनाता था और यूजुअली देखिए टाइम टेबल आप बनाएँगे और टाइम टेबल शायद फ़ॉलो नहीं हो पाएगा, ये बड़ा नेचुरल सी बात है, ये सबके साथ होता है। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप टाइम टेबल से थोड़ा कोशिश करें कि उससे चलते रहें साथ में। जैसे कि अगर आज मैंने कुछ अ, अपने टारगेट्स बनाए थे और मान लीजिए वो अचीव नहीं हो पाते हैं, जो कि नहीं हो पाते हैं, तो आप कोई बात नहीं है, आप जितना मैं मेरा ऐसा अप्रोच रहता था कि जितना मैंने कर लिया, मैं छोड़ देता था वहीं के वहीं। अगले दिन के टारगेट्स को मिस नहीं करता था, अगले दिन जो मेरे को टारगेट था, उसी को मैं पढ़ता था
और जो मुझसे गलती हो गई तो अब वो गलती हो चुकी है, उसका मैं भुगतान भरूँगा और तभी मैं सीखूँगा। तो मैं टेस्ट देता था और यदि मैं कुछ नहीं पढ़ पाया, तो मैं बिना पढ़े टेस्ट देता था, ताकि मैं उस क्वेश्चन में जब अगर क्वेश्चन आएगा, तो मुझसे नहीं हो पाएगा और मेरे मार्क्स कम आएँगे और नेक्स्ट टाइम मुझे ये याद रहेगा कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी थी। तो टाइम टेबल मैं इस तरीके से बनाता था। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे लिए कंप्यूटर साइंस तो ऑफर्ड नहीं था, तो पॉलिटिकल साइंस पर क्योंकि मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट था, इंडियन फॉरेन सर्विस में जॉइन करना चाहता था, तो पीएसआईआर एक नेचुरली अपीलिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा मेरे लिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत सारे हर साल काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो क्योंकि क्योंकि अच्छा कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है, अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है, तो ये रीज़न था ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। और फिर ये देखें कि क्या आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपको कुछ कोई लोग हैं ऐसे जो आपको गाइड कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल अगर अवेलेबल है, तो आप वो ऑप्शनल ले सकते हैं और ये आप ये भी देख सकते हैं कि उसका सक्सेस रेट क्या रहता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हर साल। तो अगर अच्छा सक्सेस रेट है, तो आप बिल्कुल जाइए और अगर यदि ऐसा कुछ सक्सेस रेट है, जैसे बहुत ही कम लोग जाते हैं, तो आप एक बार सोचिए कि शायद हो सकता है टफ़ होता होगा जनरल स्टडीज़ भी मैनेज करना होगा, तो जीएस के साथ ओवरलैप भी पॉलिटिकल साइंस का था। ऑल्दो ये बात तो मुझे बाद में पता चली, पर ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम ऑप्शनल सब्जेक्ट पे देना होगा, तो जनरल स्टडीज़ के लिए भी अगर हेल्प हो जाए तो अच्छा रहता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की मेरी स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम के लिए के यहाँ से नोट्स जो उनके नोट्स होते हैं, मैंने क्लासेस तो उनकी जॉइन नहीं करी थी और क्योंकि मैं दिल्ली से तैयारी नहीं कर रहा था, मैं अपने घर से तैयारी कर रहा था, तो मैंने उनके नोट्स ऑनलाइन मंगा लिए थे और घर पे बैठ के नोट्स पढ़े। नोट्स को समझा, कुछ समझ नहीं आया तो गूगल सर्च किया, वीडियो देखा। तो पहली तैयारी तो फर्स्ट स्टेप तो यही था, खुद से समझा और खुद से वीडियो देख के नोट्स बनाए छोटे-छोटे। सेकंड चीज़ शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैंने तुषार गुप्ता सर हैं जो कि शायद 2017 बैच के हैं। उन्होंने अपने शॉर्ट नोट्स शेयर करे हैं ऑनलाइन, तो मैंने उनके शॉर्ट नोट्स के ऊपर ही अपने और थोड़ा-सा एडिशन कर लिया। तो अ, चीज़ें जैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, आपको याद रखना होता है, तो उनके लिए उनका एक तरीका था कि वो फ़ोटो चिपकाते थे। इस पर्टिकुलर स्कॉलर ने ये बात कही है, ये फ़ोटो लगा के याद कर लेते थे, तो वही मैंने फ़ॉलो करा। उनके ही नोट्स पर कुछ अपने नोट्स ऐड ऑन कर लिए और थर्ड स्टेप ये था कि पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज़ मैंने शुभ्रा रंजन मैम के यहाँ से ली थी, उसका क्रैश कोर्स होता है। उस क्रैश कोर्स में मैम कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स भी ऐड कराती हैं और कुछ आंसर राइटिंग भी कराती हैं, टेस्ट भी होते हैं। तो वहाँ से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। एक politicsforindia.com एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी अच्छे नोट्स मिल जाएँगे, आप वो देख सकते हैं। उस पर आपको करंट अफेयर्स के कुछ-कुछ आर्टिकल्स भी मिल जाएँगे, तो वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जो मुझे सेकंड बार की प्रिपरेशन में पता चला था और मैंने वहाँ से भी कुछ नोट्स अपने मटेरियल में ऐड कर लिया था। यही लार्जली स्ट्रैटेजी यही थी कि क्वेश्चन का आंसर करना है, क्वेश्चन अपने मटेरियल पढ़ा, आपने उसको समझा और अपने शब्दों में आंसर कर दें तो बेहतर है। कभी-कभी नहीं हम शब्द बना पाते हैं, तो जिस तरीके से नोट्स दिए हैं, उसी तरीके से आंसर कर दें, कुछ नहीं हो तो। यही लार्जली स्ट्रैटेजी थी मेरी। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना आपको खुद से ही होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसी कोचिंग नहीं है, कोई भी ऐसे टीचर नहीं होंगे जो आपको हर चीज़ बता दें, जो आपको सारे एस्पेक्ट्स कवर करा दें। तो मेहनत काफ़ी हद तक आपकी ही होगी। कोचिंग एक काम ये करता है कि आपकी मेहनत मेहनत को एक डायरेक्शन दे देते हैं कि आप इस तरीके से मेहनत करें और इस डायरेक्शन में मेहनत करें। तो गाइडेंस की इम्पोर्टेंस ज़रूर रहती है। यदि आपके आस-पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हो, तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं, तो शायद कोचिंग इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। पर यदि आपके पास कोई नहीं है, तो आप एक कोचिंग ऐसी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाए। पर आप ये मत सोचिए कि वो आपको पढ़ा देंगे और आप वो जितना वो पढ़ाएँगे, उतना पढ़ लेंगे, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पढ़ना पढ़ना आपको बहुत कुछ होगा, जो वो नहीं पढ़ाएँगे, उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से पढ़नी होंगी। और उस माइंडसेट से ही जाइए कि आपको बहुत सारा ज्ञान लेना है अपने अंदर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझनी हैं और देखिए एग्ज़ाम क्लियर करना फर्स्ट पार्ट है, जब आप सिविल सर्वेंट बन भी जाएँगे, तब भी आपको कंटीन्यूअसली लर्न करते ही रहना है, बहुत सारी चीज़ें सीखते ही रहना है। तो वो तो आप ऐसा क्वालिटी ट्रेट है, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना, इसीलिए कहा जाता है कि रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप हों। रोज़ आप चीज़ें ग्रास्प करें, रोज़ नई-नई चीज़ें होती हैं, उसको समझना ही होगा हमको। तो यही कोचिंग का इतना ही इम्पोर्टेंस रहता है कि वो आपको गाइड कर देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं। टेस्ट सीरीज़ इम्पोर्टेंट ज़रूर रहता है कोचिंग का, तो टेस्ट सीरीज़ करें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका जो आप पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कितना चीज़ें आपको याद हैं।
उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी यही है कि यूपीएससी में टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? आई थिंक कोचिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ होती हैं। प्रीलिम्स हो या मेंस हो या फिर मॉक इंटरव्यू हो फाइनल्स इंटरव्यू स्टेज के लिए, तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लीजिए और प्रीलिम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सिलेबस वो कवर करा दें, हर एंगल से आपको होलिस्टिकली आपको प्रिपेयर करा दें। एंड सेकंड जो चीज़ रहती है कि आप उनके कंपाइलेशंस पढ़ सकते हैं, उनका कुछ मटीरियल देख सकते हैं। तो अगेन क्योंकि वो फैकल्टीज़ हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं जो साल भर यही काम कर रहे हैं, तो उनको शायद ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा एग्ज़ामिनेशन का। तो वो आपको जब न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं या वेरियस वेबसाइट से नोट्स बनाते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली हेल्पफुल रहेगा सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो मेरी कोशिश तो यही थी कि कंपाइलेशंस पढ़ी जाएँ। विज़न आईएएस का कंपाइलेशन देखिए प्रीलिम्स में सब पढ़ते हैं, तो उसको मैं कहता हूँ पढ़ लीजिए क्योंकि क्या पता हमने नहीं पढ़ा और किसी सबने पढ़ लिया और कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए, तो हमारा रह जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ बेसिकली यही रहता है फ़ायदा कि आप सबके साथ चलते रहिए, सबके साथ अपना डायरेक्शन आपका बना रहेगा। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने डिस्कस करा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली हमने डिस्कस करा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन वो आई थिंक मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में अगर आप डिफरेंस पूछेंगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी करी थी इस बार, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई। मीडियम कैसे चूज़ करें तैयारी के लिए? आई थिंक जो आपको मोस्ट कंफर्टेबल मीडियम है आप उसमें तैयारी करें। मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, स्टार्टिंग से तो इंग्लिश मेरे लिए नेचुरल चॉइस था। अब अगर आप हिंदी मीडियम से शुरुआत से पढ़ें तो आपके लिए हो सकता है हिंदी कंफर्टेबल रहेगा। पर हिंदी के अंदर जितना मुझे समझ में आता है कि हिंदी लिखना डिफ़िकल्ट रहता है इंग्लिश स्क्रिप्ट से। हिंदी की जो स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट, उसमें लिखना आंसर करना मुश्किल रहता है। प्लस मटेरियल की भी शायद कमी रहती है, इतने कोचिंग नहीं है, इतने वेबसाइट से रिसोर्सेज़ नहीं है जो आपको गाइडेंस प्रॉपर्ली दे पाएँ। तो उस तरीके से देखा जाए तो शायद इंग्लिश मीडियम में एक बेनिफिट रहता है कि आपको बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है। पर जो आपका नेचुरल मीडियम है, आप मुझे लगता है आप उसी में एग्ज़ाम दें, तो आप कम्फ़र्ट एरिया से एग्ज़ाम देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे यूपीएससी तैयारी के लिए मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिला? अ, लार्जली देखिए मोटिवेशन तो खुद से अंदर से ही आता है। मुझे ये मोटिवेशन था कि मुझे ऐसा कुछ करियर ऑप्शन चाहिए जिसमें मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, तभी मैं एक ऐसा ज़िंदगी जी पाऊँगा जिसमें मुझे मज़ा भी आए काम करते-करते। क्योंकि काम अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम करें जो आपको मन होता है करने का, तो आप अच्छे से उस काम को कर पाएँगे। You can only excel in that area, in that field where you really enjoy doing it. तो यही मेरा पर्पस था, मोटिवेशन यहीं से मुझे आया और देश के लिए कुछ करने का मौका मिले, कंट्री के लिए कुछ करने का हमेशा से मन में था ऐसा। तो इंडियन फॉरेन सर्विस वो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो उससे बड़ी चीज़ मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा। बहुत गर्व की बात लग रही थी कि इंडियन फॉरेन सर्विस का हिस्सा बन जाऊँ, तो इसीलिए सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन देने के लिए मुझे मोटिवेशन मिला। इस तैयारी के दौरान मैंने खुद को कैसे मोटिवेट करके रखा, तो जैसे मैंने आपको बताया आपका जो इनिशियल मोटिवेशन होता है वही आपको मोटिवेट करके रखता है बाद में भी। आपके ऐसे फेजेज़ आएँगे शायद कि आपको लगेगा कि तैयारी करना चाहिए कि नहीं चाहिए या फिर शायद तैयारी नहीं हो पा रही है तो आपको लो फ़ील होगा कि आप कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। ऐसे फेजेज़ के अंदर आपको यही ये पता होना चाहिए कि आपने शुरुआत क्यों करी थी? द रीज़न व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर। और 2-3 चीज़ें और होती हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उनसे बात करते रहें, तो आपका मोटिवेशन बना रहता है कि वो देखिए आपके साथ का कोई व्यक्ति है, वो तैयारी कर रहा है। तो आपको लगता है कि हम भी पढ़ाई करते हैं, चलिए हम भी फिर से कोशिश करते हैं। अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, आपके आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, वो आपको मोटिवेट करके रखते हैं, वो आपको पॉज़िटिव रखते हैं। तो कंसिस्टेंटली तैयारी करना ही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है आई थिंक। तो वो चीज़ के लिए आप एक तो इंटरनल मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है, उसके बिना तो काम नहीं बन पाएगा। और दूसरी चीज़ आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से भी फ़र्क पड़ता है कि आप अपने आस-पास पॉज़िटिविटी रखें और हमेशा ग्रो करने के माइंडसेट से रखें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, देखिए आप खुद ग्रो करते जा रहे हैं, आप अपने आप में बदलाव लाते जा रहे हैं, आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाते जा रहे हैं। यदि एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा तब भी आप एक एक्टिव सिटिज़न ऑफ इंडिया तो बन ही जाएँगे। आपको एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिसकी समझ शायद एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस से नहीं गुज़रते तो इतनी नहीं होती। क्या-क्या हम इस एग्ज़ामिनेशन में नहीं पढ़ लेते। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेकर समाज, एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उस माइंडसेट से रहिए कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, अपने आप में बदलाव लेके आ रहे हैं। तो आप
मोटिवेटेड रहेंगे पूरे प्रोसेस के लिए। अ, तैयारी के वक़्त सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? देखिए सोशल मीडिया में भी कई तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग अपने लाइफ़ के डेली चीज़ें शेयर करते हैं, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो इतना हेल्पफुल रहते हैं, तो मैं उनसे तो कुछ यूज़ नहीं कर पाता था, उनसे तो मैंने यूज़ भी नहीं किया था। पर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर नॉलेज मिलती है, जहाँ पर आपको जैसे यूट्यूब है, वहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मैं तो न्यूज़ भी यूट्यूब से ही फ़ॉलो करता था। ऐसे चैनल्स हैं जो आपको डेली करंट अफ़ेयर्स या फिर जो भी चीज़ें हो डेली करंट अफ़ेयर्स तो नहीं कहूँगा, पर ऐसी चीज़ें जो एनालिसिस करके देते हैं, जैसे कि द प्रिंट है, वहाँ पर कट द क्लटर है या नेशनल इंटरेस्ट है, जो शेखर गुप्ता जी लेके आते हैं, तो वो एक ऐसा आधे घंटे का प्रोग्राम है जो आपको एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, आप ज़्यादा अवेयर बनते हैं। तो वहाँ से मैं मीडिया के डिस्कशन देखता था, ऐसे डिबेट्स देखता था, जैसे कि अगर रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम इनके डिबेट्स हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, तो वहाँ से चीज़ें अप नॉलेज गेन करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैं देखता था बड़े-बड़े डिबेट्स। तो वो चीज़ ज़रूर काम आती है, पर बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो कि हमारे पर्सनल चीज़ें शेयर करने के लिए, वो इतना यूज़फुल मुझे नहीं लगता कि होती हैं। अ, तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है? मैं तो नहीं गया था, तो ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। मॉक इंटरव्यू देने ज़रूर मैं गया था। वो क्योंकि दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं जो अच्छे एमिनेंट फैकल्टीज़, एक्सपर्ट्स को या फिर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को लेकर आते हैं। तो इंटरव्यू के लिए जाना ज़रूरी है शायद, आप चले जाएँ एक बार तो बेहतर रहेगा। देखिए ज़रूरी तो वो भी नहीं है, पर बेहतर रहेगा अगर आप वहाँ चले जाएँ, तो बाकी तैयारी तो आप घर से बैठ के भी सब कुछ कर सकते हैं। कोविड पैंडेमिक के बाद तो इनफैक्ट अब सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हो ही गई हैं, तो आप सब बिल्कुल घर से कर सकते हैं और मैं तो उसके पहले भी घर पे ही था। तो घर से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेके सब चीज़ें सारे रिसोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तैयारी मैंने ऑनलाइन करनी चाहिए या फिर ऑफ़लाइन, तो देखिए अ ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी एक तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन मैं चीज़ें पढ़ता था, डाउनलोड करता था, चीज़ों को देखता था और जब मेरे को रिवाइज़ कुछ करना होता था या कुछ नोट्स बनाने होते तो मैं ऑफ़लाइन बनाता था पेन पेपर से। और तो आई थिंक मेरे जो बेसिक नोट्स हैं सारे वो ऑफ़लाइन हैं, पर वो आए कहाँ से हैं, वो ऑनलाइन आए हैं। तो ऑनलाइन नोट्स मैंने नहीं बनाए, पर ऑनलाइन रिसोर्सेज़ का काफ़ी यूज़ किया। सिलेबस समझ नहीं आता है तो क्या करें? अ, देखिए सिलेबस को आप एक पेन पेपर लीजिए और चीज़ें नोट करिए। उसको लिखिए कि ये चीज़ है, ये टॉपिक लिखा है, ये टॉपिक लिखा है। और उस टॉपिक के लिए आप अगेन मैं यही कहूँगा कि आप जब खुद से अगर नोट्स बनाने जा रहे हैं, तो आपको बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आपको लगता है कहाँ से शुरू करें और क्या-क्या नोट ना करें। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप किसी प्रीवियस टॉपर के नोट्स को देखिए कि उन्होंने किस चीज़ पे नोट्स बनाए थे। आप चाहें तो ऋषिकेश रेड्डी सर के ही नोट्स देख लें, मैंने तो उन्हीं के नोट्स से तैयारी करी थी। तो जो उनके नोट्स में आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि अच्छा इन्होंने क्या-क्या चीज़ें नोट करी, किस तरीके से नोट करा, तो वो आपको एक आइडिया देगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और क्या-क्या चीज़ें सिलेबस में कवर करनी है। तो एक तरीका वो हो सकता है कि आप किसी टॉपर के नोट्स देख लीजिए, उससे आपको सिलेबस की समझ आ जाएगी। और दूसरा पेपर पेन लेके एक बार सारे सब्जेक्ट्स को डाइसेक्ट करिए कि किस सब्जेक्ट में क्या-क्या पूछा जाता है, क्या-क्या टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। तो जब आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर एरिया में 3-4 चीज़ें हैं जो पढ़नी है, इस पर्टिकुलर एरिया में 3-4 चीज़ें हैं जो पढ़नी है। तो आप बेहतर समझ पाएँगे जब आप उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में समझेंगे। मैप्स, अगर यदि आपको कोई क्वेश्चन है, मैप्स यदि समझ नहीं आते हैं तो कैसे करें? देखिए मेरे पर्सनली केस में मुझे मैप्स वैसे नेचुरली इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैप्स को देखने की मेरी आदत जब सिविल सर्विस में एग्ज़ामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहा था तब भी मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे लगता है कि आप उसको एक हैबिट तरीके से बनाइए कि आप मैप्स देखो। जैसे अगर कोई प्लेसेस इन न्यूज़ के कंपाइलेशंस में मैप निकलते हैं, तो उसको गौर से देखिए कि अच्छा यमन कहाँ है, ये ओमान कहाँ है, कौन-सी कंट्री का कैपिटल किधर है, या फिर हमारे कंट्री में भी नेशनल पार्क्स हुए, या रिवर्स का जो रिवर्स जाती हैं, उनका जो ट्रैजेक्टरी रहता है, उनके आस-पास बैंक पे जो सिटीज़ हैं, उनको देखिए। कंट्री का फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप, इनको देखिए। तो उनको छोटे-छोटे पार्ट्स में देखिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए और बार-बार देखेंगे तो आपको याद होने लगेगा। और तो मुझे नहीं लगता कि कोई तरीका है। आप कुछ ऐसे लेक्चर्स शायद आपको मिल जाएँगे यूट्यूब पर जो आपको अच्छे से समझा देंगे कि ये मैप है, इस एरिया में ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस है, ये सिटीज़ हैं, ये टाउन्स हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं।
पर आपको बार-बार जब देखेंगे, उसको अपना हिस्सा बना लेंगे, अपनी पर्सनैलिटी का ही आपको नेचुरली पता होगा, तो आपको मैप्स भी समझ में आने लग जाएँगे। नोट्स पढ़ें या टेक्स्ट बुक, आई थिंक टेक्स्ट बुक पहले पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक से आपको बेसिक समझ में आएगा, और जब एक बार टेक्स्ट बुक के नोट्स बन जाएँगे, तो क्योंकि पूरे टेक्स्ट बुक हम रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं बार-बार, तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और फिर शॉर्ट नोट्स बाद में रिवीजन करते वक़्त शॉर्ट नोट्स पढ़िए। नोट्स कैसे बनाएँ? नोट्स बनाने का तरीका यही है कि आप पहले पढ़ें, तो उसके बाद उसका टेस्ट लिखें। टेस्ट जब लिखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। उन चीज़ों का नोट्स बना लीजिए, जो इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको याद नहीं रहती हैं। तो वो आपके नोट्स का पर्पज़ ये होना चाहिए कि जब आप उनको फटाफट से रिवाइज़ कर लें, ताकि जब आप टेस्ट लिखने बैठें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हों। और जो चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी हैं, जो आप इंटरनलाइज़ कर चुके हैं, यू डोंट नीड टू मेक नोट्स आउट ऑफ दोज़ थिंग्स व्हिच यू हैव व्हिच यू ऑलरेडी इंटरनलाइज़्ड, व्हिच यू नो बाय हार्ट। देन रिविज़न कैसे करें? तो देखिए, रिविज़न का टेक्नीक यही टेक्नीक रहता है कि फर्स्ट जब आप पहली बार कुछ चीज़ पढ़ेंगे, तो आपको समझने के लिए टाइम लगेगा। तो उस पर आप कोई वीडियो देखिए, किसी से बात करें, या फिर आप उस पे थोड़ा समय गुज़ारें, उस बेसिकली उस टॉपिक पे सोचें। और जब आप दूसरी बार उसको रिविज़न करने आएँगे, तो आपको जो फर्स्ट टाइम आपने इतना समय गुज़ारा था, तो आपको रिकॉल होने लगेगा। तो वो आपको हेल्प करेगा। और फिर से पढ़ें उस चीज़ को, फिर से पढ़ के फिर से वो सब थॉट प्रोसेस फिर से उस पे जाइए कि अच्छा आपने ये सोचा था, ये लिंकेजेस बनाने के लिए कोशिश करें, एसोसिएट करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं प्रीलिम्स के लिए ऐसे करता था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के फेस्टिवल्स जो होते हैं, जो वहाँ पे ट्राइब्स हैं, जो वहाँ पर उनके कल्चरल हेरिटेज है, तो उस पर क्वेश्चन आते थे प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन में। तो मैंने उनके लिए सारे एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए सारी चीज़ें एक ही जगह पे लिख लीं कि ये सब उनके डांसेज़ हैं, ये सब उनके म्यूज़िक हैं, ये सब उनके फेस्टिवल्स हैं, यहाँ पे ये सब प्रिवेलिंग ट्राइब्स हैं। तो ये सब जब चीज़ें एक साथ आ गईं, तो इनके बीच में मेरे दिमाग में एक कनेक्शन बन गए, कि ये 4 चीज़ें एक ही जगह से लिंक्ड हैं, और ये सब शायद लेट अस से कि मेघालय से हैं। तो जब अगली बार क्वेश्चन आएगा, तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें एक साथ एक क्लस्टर में बनी हुई हैं कि ये मेघालय से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें। तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी, एसोसिएट करके याद करें, ये कोशिश करें कि आपकी किसी जैसे आप निमोनिक्स बना सकते हैं, कि आपने सारे नेशनल पार्क्स का कोई निमोनिक बना दिया, कोई ऐसा स्टेटमेंट बना लिया जिससे आपको याद हो जाए आसानी से। और अगली बार उसका न्यूमोनिक याद कर लीजिए। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सारे न्यूमोनिक बनाए थे, सारे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ताकि मुझे पार्ट रिकॉल करने में जल्दी से मैं रिकॉल कर लूँ। तो न्यूमोनिक एक तरीका है, एसोसिएशन एक तरीका है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी एक तरीका है। जब आप उस पे टाइम स्पेंड करेंगे ज़्यादा, तो आपका दिमाग ज़्यादा चांसेस है कि उसको याद कर पाएगा। तो बार-बार रिवाइज़ करें, और रिविज़न करते वक़्त ये चीज़ याद रखें कि शायद आप आखिरी बार इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। उस माइंडसेट से रिवाइज़ करिए कि अब इसको आपको याद कर ही लेना है। आपको ये नहीं सोचना है रिविज़न करते वक़्त कि शायद अभी तो पढ़ रहे हैं, एक जब लास्ट टाइम आएगा तो रिवाइज़ कर लेंगे। वो टाइम कभी नहीं आएगा, जब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप बाद में लास्ट में रिवाइज़ करेंगे। जब भी पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़िए कि बस ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। पर आपको पता होना चाहिए कि शायद आपको याद नहीं होगा, आपको एक बार और फिर से पढ़ना पड़ेगा, वो बात अलग है। पर आप पढ़ें ऐसे जैसे आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं। अगला तरीका ये है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, तो ये हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया कि आप कैसे याद रख सकते हैं। पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? पढ़ाई में मन देखिए ऐसे लगाइए कि पहला चीज़ तो आप ये सोचिए कि आप पढ़ाई करने क्यों आए थे? आपका पर्पस क्या है? अपने एजेंडा को हमेशा याद रखिए। आप अगर सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के लिए बैठे हैं, तो ये मज़ाक तो नहीं है, और हँसी-मज़ाक में तो ये एग्ज़ामिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप भी एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, तब आपको ये एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर पाएँगे। दूसरी चीज़, आपके मन में ये भी भाव होना चाहिए कि आप इससे चीज़ से ग्रो कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं, उस पर सोचें, और उसको अपने आस-पास ऑब्ज़र्व करें, अपने सोसाइटी में ऑब्ज़र्व करें, उसको अप्लाई करने की कोशिश करें दिमाग से। तो आपको पता चलेगा कि आप एक बेहतर इंसान बनते चले जा रहे हैं। तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। आप कोई पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसपे सोचें कि अच्छा ये थ्योरी यहाँ अप्लाई होती है। और एज़ अ पर्सन आप अपने आप में एक इंटेलिजेंट पर्सन बनते चले जाएँगे, तो वो आपको अ, मन लगाएगा कि हाँ, आपका और मन करेगा कि आप और जानें और पढ़ें। और तीसरा चीज़ आपका यही है कि आप अपने जो आपका सपना है, जो आपका पर्पस है, जिस तरीके से आपने सोचा होगा कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंडियन फॉरेन सर्विस जॉइन करना है, तो उनको फिर से सोचिए। वो रीज़न हमेशा दिमाग में सोते वक़्त याद करिए खुद को कि आप क्यों शुरू हुए थे और आपका फाइनल गोल क्या है, तो आपका मन पढ़ाई में ज़रूर लगेगा।
डिस्ट्रैक्शंस को भी दूर रखना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें ना करें जो आपको लगता है कि आप शायद उससे भटक जाएँगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद आपको लगेगा कि आज आज कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। आपको अपने दृढ़ ऐसे निश्चय बनाना होगा, यू हैव टू बी वेरी वेल डिटरमिन्ड एंड यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल टू टू से नो टू दोज़ थिंग्स, टू रेज़िस्ट टेम्पटेशंस, तभी आप अपना मन पढ़ाई में लगा पाएँगे। एक तरीका और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि मेडिटेशन मैंने सीखा था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, और वो मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प किया। तो विपस्सना मेडिटेशन मैंने प्रैक्टिस करा था। dhamma.org एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको 10 डे का एक रिट्रीट कोर्स करना होगा। यदि आपके पास समय है तो बिल्कुल ज़रूर जाएँ। वो आपको विपस्सना मेडिटेशन सिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 10 दिन में बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में और लाइफ़ की लर्निंग्स मिलेंगी। तो मेडिटेशन एक तरीका है जिससे आप अपने मन पे थोड़ा पकड़ बना सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि इंसान का मन एक बंदर की तरह होता है, वी हैव अ मंकी माइंड व्हिच कीप्स ऑन स्किपिंग फ्रॉम हियर टू देयर। तो वो आपका मन मचलता है, कुछ ये करें, कुछ करने बैठे हैं, पढ़ने बैठे हैं, कुछ याद आ जाता है कि ये करें। उस पर मेडिटेशन एक तरीका है जिस पर आप उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड अगला क्वेश्चन ये है कि फिर सेल्फ स्टडी कैसे करें? सेल्फ स्टडी आप पूरा एग्ज़ामिनेशन में सेल्फ स्टडी ही कर पाएँगे, ज़्यादा चीज़ें ग्रुप स्टडी के लिए आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें याद करने के लिए ज़रूर आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, बाकी तो आप सेल्फ स्टडी ही करना होगा आपको। बुक पढ़ें कोई-सी भी एक, उस पर आप सोचें, उस पर छोटे से नोट्स बनाने तो नोट्स बनाइए और फिर उस बुक पे टेस्ट दीजिए, तो आपको टेस्ट से पता चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और फाइनली जो टेस्ट में गलत होता है उसको फिर से पढ़िए। तो जब आप उसको भी पढ़ लेंगे तो अब आप डेफ़िनिटली बेटर हैं, एज़ अ पर्सन आप ज़्यादा जान चुके हैं आप। तो यही सेल्फ स्टडी करने का तरीका है। अ, मेरी तरफ से आप लोग को यही टिप्स है कि आप एग्ज़ामिनेशन को सबसे पहले आप ये समझिए कि एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के बाद क्या होता है? आप कौन बनते हैं? ये एग्ज़ामिनेशन एक जॉब का एग्ज़ामिनेशन है, सर्विस का एग्ज़ामिनेशन है, कोई वैसे तो अ, रेगुलर जॉब तो नहीं है, पर फिर भी है तो एक आफ्टर ऑल एक करियर है और उस करियर के लिए कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है यूपीएससी, उसने यूपीएससी की तरफ से एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स का लिस्ट आपको मिल जाता है जो कि जीएस 4 का हिस्सा है। फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विस में आपको सारी चीज़ें वो ट्रेट्स लिस्टेड हैं जो आपको अपने अंदर डालनी है, जो आपको एक सिविल सर्वेंट बनाती हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि आप सिविल सर्वेंट कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, और दूसरा फिर आप ये समझिए कि वो बनते कैसे हैं, यानी फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विस क्या होती हैं। उनको अच्छे से समझिए, उन शब्दों का मतलब है उसको एप्रिशिएट कीजिए एंड देन स्टार्ट इंटरनलाइजिंग दोज़ वैल्यूज़ इन यू। Become empathetic, become objective in your life, start start questioning, become a critical thinker, and also become a leader, because government of India में जो पोजीशन टॉप लीडरशिप पोजीशंस हैं वही तो आईएएस होते हैं। तो आपको एक लीडर बनना होगा और ऐसा लीडर बनना होगा जो आप अपने आस-पास के लोगों को सही रास्ता दिखाएँ। जो सही है उसको पहले आप उसको समझें कि क्या सही है, क्या गलत है, और जो सही है उसका रास्ता दिखाएँ। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका नहीं होना चाहिए कि आपको लोग पसंद ना करें, क्योंकि आपको सभी लोगों के साथ चलना है। आप अकेले तो कुछ नहीं कर पाएँगे। तो आपका ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो लोगों को पसंद आए और आप सही रास्ते पे लेके जाएँ लोगों को। तो यही सिविल सर्वेंट का काम है, उसको समझिए। और जब आप ये समझ जाएँगे तो आप पूरा प्रोसेस समझ जाएँगे, हर स्टेप को आप एप्रिशिएट करेंगे। प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन क्यों होता है? 40 सवाल ही हमें क्यों पता है? 60 सवाल में क्या करें? तो उस वक़्त का आपका कितना कंपोज़र है, आप कितने काम रह सकते हैं, टेंस सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, सही को आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हैं अंडर प्रेशर, वो टेस्ट हो गया। मेन एग्ज़ामिनेशन में आपकी सूटेबिलिटी ही टेस्ट हो रही है कि आप किस तरीके से कितने कम समय में अपनी बात को रख सकते हैं, सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जब आप जाएँगे तो आप यही आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस में, किस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जो पूछा है उतना जवाब देते हैं या फिर ज़्यादा कहने की टेंडेंसी है, कितना पॉज़िटिव हैं, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, कितने अच्छे लीडर हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप सिविल सर्विस समझ जाएँगे तो आप ये भी समझ जाएँगे कि हर चीज़ के लिए कुछ पर्पस है। यही मेरी टिप्स है, आप एग्ज़ामिनेशन को राइट पर्सपेक्टिव में समझिए, पॉज़िटिव रहिए, ग्रो करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे इन अ पॉज़िटिव एनवायरनमेंट, बी हैप्पी। और एग्ज़ामिनेशन को एग्ज़ामिनेशन की तरह ही लीजिए। जितना एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत है उतना पढ़िए, सिर्फ़ सब कुछ पढ़ने के लिए मत चले जाइए। ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। इसके अलावा आप लोग के कुछ क्वेश्चन्स हैं तो हम ले सकते हैं।
आपके क्वेश्चंस में ये पूछा कि आपने आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने कितने अटेम्प्ट दिए? तो मेरा बैकग्राउंड में कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग करी थी आईआईटी बीएचयू वाराणसी से और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने आईएफएस क्यों प्रेफ़र करा? देखिए इंडियन फॉरेन सर्विस जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कंट्री लेवल पर एक सोचने का और कुछ काम करने का मौका देता है। तो अगर आप ग्लोबली देखा जाए, अगर हम दुनिया को, ह्यूमैनिटी को देखें, तो आज सारे जितने भी हम ह्यूमन्स हैं, वो नेशन के लेवल पर यानी देशों के लेवल पर डिवाइडेड हैं। तो इंडियन फॉरेन सर्विस यानी इतने बड़े देश भारत को रिप्रेज़ेंट करना, तो वो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और एक बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है। मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी आता है, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में जनरली इंटरेस्टेड था, तो इसीलिए मैं ये करियर ऑप्शन मैंने चूज़ किया। इनसाइट्स का ओजीपी प्रोग्राम कैसा है? देखिए ओजीपी प्रोग्राम से मुझे वो डायरेक्शन ज़रूर मिला, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि शुरू में नहीं पता थी क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। डूज़ एंड डोंट्स ऑफ यूपीएससी यानी बुक लिस्ट भी मिला पढ़ने का जो मेथड था, टेस्ट देना, हर वीक में टेस्ट देना, उससे एक डायरेक्शन मिल गया। अ, तो उस तरीके से ओजीपी प्रोग्राम अच्छा है, पर कोई भी प्रोग्राम अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे यानी बहुत सारे एस्पिरेंट्स आई वुड से कि ओजीपी प्रोग्राम का हिस्सा थे बट सबका तो क्लियर नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि वो प्रोग्राम बिल्कुल हर चीज़ आपको दे देगा, आपको उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। पर ओजीपी प्रोग्राम ने मुझे डायरेक्शन और एक गाइडेंस ज़रूर दिया था। प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी हेल्प हुई थी। न्यूज़पेपर कैसे स्टार्ट करें बिगिनर के लिए? तो आई थिंक न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू करें और जो भी न्यूज़ आ रही हैं आप उसको एक बार पढ़ें। और जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। जो चीज़ें सिलेबस का हिस्सा है वो चीज़ें आपको धीरे-धीरे आइडेंटिफ़ाई होने लगेगी। इकोनॉमिक न्यूज़, कोई हिस्टोरिकल न्यूज़, कोई कल्चरल न्यूज़, कोई ज्योग्राफिकल न्यूज़, एनवायरमेंटल न्यूज़, कोई डिज़ास्टर आया है उसके ऊपर न्यूज़, उसका रीज़न्स व्हाई ऐसा क्यों हुआ, इस पे हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से न्यूज़ यानी कि कोई रिफॉर्म्स हुए हैं, मान लीजिए आपको ये पता चलता है कि जीएसटी के ऊपर कोई खबर आई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ चेंजेस करे हैं या फिर किसी आपके लोकल एरिया में ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जिन्होंने गरीबी मिटाने के लिए कुछ काम चलाया, कोई स्टार्टअप्स ने ऐसे कुछ काम किया। तो वो सब न्यूज़ आप पढ़िए और धीरे-धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। उसको आप जैसे कि आप चीज़ें जानते जाते हैं, उस तरीके से ही पढ़िए, उनको याद नहीं करना है, बस पढ़ते चले जाइए। देखिए, लॉट ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही बात है मंथली मैगज़ीन में रहती है और उसको आपको याद नहीं करना है सब कुछ। आप उसको भी उसी तरीके से पढ़िए कि जैसे अगर आपको बताया जाता है कि लेट अस से कि 75 मेट्रिक टन इस साल उत्पाद हुआ है खेती का, तो आपको याद नहीं करना है कि 75 मेट्रिक टन हुआ है। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि लास्ट ईयर 74 हुआ था, इस साल 75 हुआ है, तो शायद थोड़ा-सा इस साल इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि पिछले साल अच्छा मानसून आया था। तो इस तरीके से चीज़ों को समझ लीजिए। एकदम हमें रटना नहीं है कि 75 मेट्रिक टन ही हुआ था। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को उसके पर्सपेक्टिव में आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपकी समझ में इज़ाफ़ा हो कि आप समझें चीज़ें कि बढ़ा, घटा या किस तरीके से चेंजेज़ आए। यूपीएससी भी आपसे यही पूछता है कि फार्मिंग प्रोड्यूस हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज़्ड इन लास्ट 5 इयर्स। ये एक स्टेटमेंट दे देंगे वो आपको। वो आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि 75 मेट्रिक टन था या 73 मेट्रिक टन था। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को उसके पर्सपेक्टिव में देखिए कि उस कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या महत्व है और किस तरीके से आप उसको समझने में काम इस्तेमाल करें। मृणाल सर का इकोनॉमिक लेक्चर मैंने नहीं पढ़ा था। ऐसे का अप्रोच देखिए आप जैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल की तरफ का आपको लिंक बता देता हूँ। आप उस पे चले जाइए, आप वैभव रावत आईएफएस सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे तो आपको वो चैनल आ जाना चाहिए। वहाँ से आपको मिल जाएगा मेरे ऐसे का अप्रोच। सर्विस एलोकेशन अपने आप हो जाता है, उसके अलावा उसका कोई प्रोसेस नहीं होता है। मेंस 365 बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं अगर आपने मंथली प्रॉपर्ली पढ़ा है तो। Cope up with fear of missing resources as there are many resources available. Uh, you don't have to, you don't have to read all the resources. UPSC has not asked you to read all the resources. They haven't read so. And they are not asking you to read those resources. They are asking you to become a better person, a mature person, an intelligent person who know, the underlying problems of our country. What could be the possible solutions to it? तो आपको उस तरीके की सोच पे काम करना है। तो सारे रिसोर्सेज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी एक इश्यू पढ़ा आपने, उस इश्यू को समझ लीजिए और उसपे बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, तो उसको छोटे से में आप सॉल्यूशन नोट कर लें और सारे सॉल्यूशन नोट करने की ना तो आपके पास जगह है,
एग्ज़ाम हॉल में लिखने का टाइम भी नहीं है, जगह भी नहीं है, तो सारे रिसोर्सेज़ आपको नहीं पढ़ने हैं। आई पावर अ प्रॉब्लम आई टेस्ट होता है आपके इंटरव्यू के 1 दिन बाद मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें आँखों का टेस्ट होता है ज़रूर। पर अगर आपका एकदम नॉर्मल रेगुलर चश्मा है, जो बाकी सभी का है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अ, कोचिंग कैसे जॉइन करें ऑनलाइन या ऑफ़लाइन? देखिए कोचिंग का पर्पस आपको एक तरीके से एक माहौल देना भी होता है कि आप क्लासरूम में जाते हैं, सब लोग आपके आस-पास पढ़ाई का माहौल है, पढ़ रहे हैं, तो वो एक माहौल देता है। यदि आप खुद से मोटिवेटेड हैं तो आपको उस माहौल की ज़रूरत नहीं है, तो आप घर से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कोचिंग ऑफ़लाइन ली थी इनसाइट्स बैंगलोर में और उसके बाद मैं घर पे आ गया था प्रीलिम एग्ज़ाम से पहले और उसके बाद से मैं घर पे ही था। तो शुरू में ज़रूर मुझे वो माहौल से मुझे हेल्प हुई क्योंकि पढ़ाई में कंसिस्टेंटली करता रहा उस माहौल की वजह से और बाद में क्योंकि मैं खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड था तो मुझे नहीं लगा कि मुझे ऑफ़लाइन कोचिंग की ऐसी कोई ज़रूरत है। जीएस 2 के सिलेबस के लिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल ने काफ़ी हेल्प करी। बाकी ऋषिकेश रेड्डी सर के जो नोट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने हर चीज़ के ऊपर हर टॉपिक सिलेबस के हर टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाए हैं, वहाँ से आप पढ़ लें। और गवर्नेंस के भी कुछ-कुछ एरिया हैं जहाँ से आप ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स पढ़ सकते हैं। मैंने खुद से थोड़े से और नोट्स बनाए थे और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए लार्जली आप करंट अफेयर्स मैगज़ीन फ़ॉलो करें। राउस का मेंस कॉम्पास पढ़ लें, वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। अगर आपका देखिए सिलेबस प्रीलिम्स का कवर अभी हो चुका है और उसके बाद आपको अभी आपको मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी अभी दिसंबर चल रहा है तो आई थिंक यू कैन प्रिपेयर फॉर मेंस टिल फरवरी एंड फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स यू शुड फोकस ऑन प्रीलिम एग्जामिनेशन। इनिशियली आप वो प्रीलिम एग्जामिनेशन की तैयारी का बेसिक जो मटेरियल है आप वो पढ़ लें, उसके बाद आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ लें और ऑप्शनल सब्जेक्ट और सारे मेन एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो आप जनवरी या फरवरी तक करें और उसके बाद आप प्रीलिम एग्जामिनेशन की तैयारी फिर से करें और प्रीलिम एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको कुछ चीज़ें जैसे कि कंपाइलेशंस हो गए, टेस्ट लगाने हो गए, वो सब आप आखिरी 3 या 4 मंथ्स में कर सकते हैं। पर उससे पहले आप मेन एग्जामिनेशन की तैयारी करें, उसके नोट्स बनाएँ तो जो 1 ईयर प्रोग्राम रहता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए वो लार्जली ऐसा ही रहता है। शुरुआत आप प्रीलिम और मेंस की जो कॉमन चीज़ें हैं उससे शुरू करके मेन स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ें और उसके बाद फाइनली प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें और फिर जब प्रीलिम्स हो जाए तो मेंस की आंसर राइटिंग करें और फिर उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाएँगे तो पर्सनल टेस्ट के लिए तैयारी करें। यूनिकनेस आपको तब आ जाएगी जब आप चीज़ समझने लग जाएँगे, जब आप खुद से आंसर करेंगे। अब आपने अपने शब्दों में जब आंसर करेंगे तो आप अपने आप यूनिक ही आंसर होगा आपका। तो चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि चीज़ों को याद करने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने वर्ड्स में चीज़ें समझा सकते हैं। डेफिनिशंस ऐसी चीज़ होती है जो स्टैंडर्ड अगर डेफिनिशन याद हो तो वो बेटर इम्प्रेसिव ज़रूर लगता है। आप करंट अफेयर्स कितना भी पुराना यूज़ कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना पुराना यूज़ कर रहे हैं, कितना रेलेवेंट यूज़ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो आपके पेपर चेकर्स होते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन में इवैल्यूएट करते हैं, वो आपका कंपाइलेशंस नहीं पढ़ते हैं, वो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स नहीं पढ़ते हैं। वो प्रोफ़ेसर्स होते हैं प्रोबब्ली मे बी रिटायर हो चुके हैं या फिर इवन सर्विंग वो प्रोफ़ेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। सो उन्हें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं, जो कंट्री लेवल पर सिग्निफिकेंट चीज़ें हो रही होती हैं, प्रोबब्ली वो आपके आंसर में वो चीज़ ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो आप वो डिस्प्ले करें। ज़्यादा रेलेवेंट पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा, ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। अम, अगर आपने मृणाल सर के वीडियोज़ देख लिए हैं तो आप उनके नोट्स भी पढ़ लीजिए और उनका अगर आप किसी भी एक टीचर को फ़ॉलो करते हैं तो उन्हीं को फ़ॉलो करें। मल्टीपल सोर्सेज़ लगाने से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बोलते थे कंप्यूटर साइंस में, आपको मुश्किल आएगी बाद में कंसोलिडेट करने में, रिवाइज़ करने में। देखिए इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एवरी क्वेश्चन के लिए देना एकदम मैंडेटरी तो नहीं है, पर आप देंगे तो अच्छा रहता है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप ना दें, पर इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, इंट्रोडक्शन का पर्पस रहता है कि आप एग्ज़ामिनर को ये समझा दें कि आप क्वेश्चन समझ गए हैं और एग्ज़ामिनर से आप एक लिंक बना लें। उनके साथ एक कम्युनिकेट कर दीजिए कि आप और वो सेम पेज पर हैं, यानी कि आप वो जो आप समझे हैं वही वो पूछना चाहते हैं। ये इंट्रोडक्शन होता है और कंक्लूजन के लिए आपको ऐसा दिखाना होता है कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट हैं। तो आप ऐसी पॉज़िटिव बात करें, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म अगर आपको देना है कि ये स्कीम के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो वो आप पॉज़िटिव चीज़ें
एक इंटेलिजेंट यूथ ऑफ इंडिया जो एक देश के बारे में सोचता हो, ऐसा व्यक्ति, वो अपने आप को प्रेज़ेंट करें कंक्लूज़न के अंदर। तो यही कोशिश इंट्रो कंक्लूज़न में करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में पॉसिबल हो पाएगा, पर आप जहाँ तक हैं, वहाँ तक करें। आई थिंक अब हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं एंड थैंक यू सो मच। आप यू हैव बीन वेरी पेशेंट। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आपको मेरे एग्जामिनेशन, मेरे नोट्स और मेरे स्ट्रैटेजी एक्सपीरियंस के बारे में देखना है, तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। आप वैभव रावत आईएफएस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाना चाहिए। एंड आई होप आपको आपकी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप एग्जामिनेशन को समझ लीजिए और डेफ़िनेटली खुद पर मेहनत करेंगे, यही आपका फ़ोकस रहना चाहिए। मेरा कोशिश यही था कि मैं प्रोसेस पे फ़ोकस था, रिज़ल्ट्स के बारे में नहीं सोच रहा था, रिज़ल्ट्स अपने आप आ गए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।